थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मुझे मौका दे रहे हैं आपके बीच में बार बार आने का। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। और अनूप जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई जस्ट वांट टू नो कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है विजिबल है सर। और मूव हो रही है, देखिएगा। नहीं, मूव नहीं हो रही है, वही फुल मूव स्क्रीन नहीं हो मोड रही पर है। जाना पड़ेगा। ओके, वन सेकंड, लेट मी वर्क ऑन दैट। यस, इट्स फाइन नाउ। ओके, थैंक यू। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के ऊपर आने से पहले अगर अभी तक की ट्रेनिंग की बात करें तो आई थिंक अभी तक हम दो तीन चीजों पे बात कर चुके हैं। नंबर वन, कि आप एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, एक नए व्यक्ति के साथ आप कैसे एक कनेक्ट बनाएं ताकि वो व्यक्ति कंफर्टेबल हो आपसे बात करने में, आप की बात सुनने में, राइट। फिर उसके बाद हमने एक चीज के ऊपर बात करी कि कैसे आप किसी का इंटरेस्ट जनरेट करें या कैसे आप किसी की नीड को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम उसे अपना प्लान या प्रोडक्ट समझाएं। जब हम नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। देन जब नीड आइडेंटिफाई हो गई, उसके ऊपर कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप उसे एक क्रेडिबल सॉल्यूशन दें और कैसे आप उसके आगे कंपनी का प्रोफाइल या प्रोडक्ट एविडेंस के साथ रखें और उसके मतलब की बात करें ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी बात में इंटरेस्ट शो करेगा। नाउ, जिस समय हम प्लान दे रहे होते हैं या जब हम प्लान दे चुके होते हैं, प्लान देते हुए या प्लान देने के बाद एक चीज बहुत कॉमन होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस, राइट। नाउ, ऑब्जेक्शन क्या है? कोई भी सवाल जो सामने वाला व्यक्ति आपसे करना चाहता है प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर, उसे हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। हालांकि जब ऑब्जेक्शंस की बात आती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक रेड अलर्ट, एक रेड बत्ती जल जाती है कि यार ऑब्जेक्शन मतलब गलत चीज। बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन वर्ड ही नेगेटिव लगता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि ऑब्जेक्शन आना बहुत अच्छी बात है। इट इज अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति बुत बन के बैठा हुआ है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है, कुछ जानना ही नहीं चाहता, कुछ कहना ही नहीं चाहता, इसका मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो और जानना चाहता है। अंदर से वो एक ही चीज बोल रहा है कि मुझे और बताओ, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्योंकि जितनी ज्यादा हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे जितने अच्छे तरीके से, उतना ज्यादा ट्रस्ट हम उस व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर पैदा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो अच्छी लीडरशिप होती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक्चुअली में बहुत सारे, ढेर सारे सवाल अपने अपलाइन से करके इस बिजनेस में आए होते हैं, राइट। नाउ, जब ऑब्जेक्शंस आती हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझने वाली है कि ऑब्जेक्शंस क्यों आती है। आखिरकार बहुत बार जब ऑब्जेक्शंस आती हैं किसी व्यक्ति को, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि अभी उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, राइट। लैक ऑफ नॉलेज या आधी अधूरी जानकारी। कहते हैं आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। मैंने कहीं सुना था कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में एक अंतर है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है कि आपने कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, राइट। तो सामने वाले को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए शायद आज उसके ये सवाल हैं। दूसरी चीज, जब भी ऑब्जेक्शन आती है, एक चीज बहुत जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट ना करें, हम हमेशा रिस्पॉन्ड करें। किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन देना या रिस्पॉन्स देना, ये हमारे हाथ में है। नाउ, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है कि जब भी हम आवेग में आके, जोश में आके, गुस्से में आके किसी सवाल का जवाब देते हैं कि अरे सर ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता, आपने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप जानते क्या हो, आपको पता है क्या है, मेरी बात सुनो। तो वहां पे क्या होता है कि वो बातचीत ना रहकर वो एक आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाता है। तो रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनकर और समझकर जो सबसे अनुकूल या सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सही रिप्लाई है, वो उस व्यक्ति को सोच समझ के देना। तो
वी ऑलवेज नीड टू रिस्पॉन्ड। जब भी ऑब्जेक्शन आती है, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, ऑब्जेक्शन आना अच्छी बात है और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए सामने वाले व्यक्ति के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने की। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ जब हम ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हालांकि मैं थोड़ा सा कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी करूंगा अगर पॉसिबल होगा आज के और कल के सेशन के अंदर, बट ऑब्जेक्शन के कुछ स्टेप्स हैं, हाउ टू हैंडल योर ऑब्जेक्शंस। जब भी कोई सवाल आता है आपके सामने, उसमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग। आई थिंक लिसनिंग इज द की। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर बार हम सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं, हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। वी लिसन टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी ये बात खत्म होगी तो मैं ये जवाब दूंगा, अच्छा इसकी बात खत्म होने दे, मैं ऐसा जवाब दूंगा कि कुछ बोल ही नहीं पाएगा, राइट? तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, या कई बार हम ये भी नहीं वेट कर पाते कि सामने वाला अपनी बात भी खत्म कर ले। कई बार हम बीच में ही कूद आते हैं कि अच्छा सर रुको, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, मेरी बात सुनो, राइट? तो एक चीज समझिए, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, और ये बहुत सोच समझ के दिए हैं। 2 कान दिए हैं और मुंह एक ही दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। आपने सुना होगा, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। अगर आपने उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को या उसके डाउट को सुन लिया और समझ लिया तो आपका आधे से ज्यादा आंसर अपने आप रेडी हो जाता है। आपको फिर पता चल जाता है कि मुझे क्या बात करनी है। और कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, इफ समबडी इज एंग्री, घर में भी होता है, परिवार में भी होता है, अगर 2 लोग आपस में किसी बात पे बहस कर रहे हैं और अगर एक चुप हो जाए और दूसरे की बात को ध्यान से सुन ले तो उस व्यक्ति का भी गुस्सा शांत हो जाता है, राइट? सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम क्या है कि आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुने, डिफेंसिव हुए बगैर, राइट? नाउ आपने सुना, पहला स्टेप। दूसरा काम क्या करना है? स्टेप 2। स्टेप 2 है क्वेश्चनिंग एंड रीफ्रेजिंग। हालांकि ये 2 अलग अलग स्टेप हैं, लेकिन मैंने इनको एक साथ ही इंक्लूड कर दिया, इनको मैंने स्टेप 2 में काउंट कर लिया। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन एंड रीफ्रेज। ना क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन बोलते हैं तकिए को। जैसे अभी आप किसी सोफे पे या जहां भी आप बैठे हैं वहां पे एक गद्दी आपने लगा रखी होगी, अगर वो गद्दी हटा दी जाए तो शायद चुभन बढ़ जाएगी। तो उस गद्दी ने क्या काम किया हुआ है? चुभन को कम किया हुआ है। जब आप सोते हैं तो कुशन लगा के सोते हैं ताकि चुभन ना हो, राइट? तो सामने वाले की चुभन को हम कैसे कम कर सकते हैं? कुशनिंग के माध्यम से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कहा कि जी आपकी कंपनी भी बाकी कंपनीज की तरह है, ये भी भाग तो नहीं जाएगी? होता ना ये डाउट कई बार कि अरे भाग गई तो? अब यहां पर हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील। सिर्फ एक लाइन होती है क्वेश्चनिंग, कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं या मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, राइट? ये आपका पहला रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखिए, किसी ने कोई सवाल करा, आपने उसे सुना, तो एटलीस्ट आप कुछ तो कहोगे ना। कई बार क्या होता है, हम लोग ये नहीं बोलते। हमारा पहला रिस्पॉन्स कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी ने कहा कि जी अरे ये भी कंपनी भाग जाएगी, तो हमारे मुंह से तुरंत क्या निकलता है? सर आप सही कह रहे हो, आपकी बात सही है, लेकिन आप फिर भी मेरी बात सुनो तो सही। अब आप शायद आपने अपनी बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपकी बात पे बहुत गौर किया कि उसने कहा कि कंपनी भाग जाएगी और आपने कहा जी आप सही कह रहे हो, लेकिन आप फिर भी मेरी बात सुनो। तो अब जब आपने उसको सही कह ही दिया तो वो आपकी बात क्यों सुने? होता है ना बहुत बार, सामने वाला कहता है अरे तुम बेवकूफ हो, जी हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन सुनो तो सही, आप फिर भी मेरी बात सुनो। जब आप मान गए आप बेवकूफ हो तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुने, राइट? सो नेवर अग्री एंड नेवर डिसअग्री। कभी डिसअग्री भी नहीं करना। कई बार क्या होता है, इसका बिल्कुल विपरीत होता है। सामने वाले ने कहा जी अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है, इसमें तो लोग सफल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, और आपने कहा अरे आप गलत कह रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, मेरी बात सुनो। तो जैसे आपने उसको गलत बोला तो सामने वाले की ना बहुत बार ईगो हर्ट हो जाती है, तो वो आपकी बात तो भूल जाएगा। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज रहेगी कि इसे गलत ठहराना है। फिर वहां पे वो एक एक कॉन्वर्सेशन ना रहकर वो एक आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाएगा।
तो जब भी कोई व्यक्ति कोई सवाल करता है, उसे सुनने के बाद कभी ये नहीं बोलना कि आप सही कह रहे हो, या कभी ये नहीं बोलना आप गलत कह रहे हो, इनमें से कुछ भी नहीं कहना। सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि जी मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, आपका पॉइंट मैं समझ सकता हूं, राइट। इसको कहते हैं कुशनिंग। कुशनिंग के बाद आता है रीफ्रेज। रीफ्रेज में क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में दोहरा देना। सामने वाले ने जो बात कही उसे अपने शब्दों में रिपीट कर देना, रिपीटिंग द अनदर पर्सन, राइट। क्यों? ताकि आप ये कंफर्म कर लो कि जो वो कह रहा है और जो आपने सुना वो दोनों एक है कि अलग है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट, तो सर मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके कहने का मतलब ये है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा महंगे हैं और आप ये प्रोडक्ट क्यों लें। क्या आप यही कहना चाहते हो? इज दिस व्हाट यू मीन, राइट। कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने कोई भी बात कही तो कंफर्म कर लो कि सर आप यही कह रहे हो ना, आपके कहने का मतलब यही है ना, इज दिस व्हाट यू मीन, राइट। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अगर आप ये ना करो, आप कंफर्म ना करो, तो इससे क्या होगा, हो सकता है सामने वाला कुछ और कह रहा हो और आपने बिना कंफर्म करे जवाब देना शुरू कर दिया। हो सकता है सामने वाला आपको बीच में रोक के बोले, अरे मैंने ये नहीं बोला, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो कुछ और बोल रहा था। फिर आप कहोगे अच्छा आप क्या बोल रहे थे। तो लिसनिंग को यहाँ पर सामने वाले की पॉइंट को कंफर्म करने के लिए रीफ्रेजिंग बहुत जरूरी है, राइट। आपने रीफ्रेज कर लिया कि ठीक है आप यही बोल रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू मीन। फिर आता है तीसरा स्टेप, वो होता है पीलिंग द अनियन। पीलिंग द अनियन क्या होता है, हम सब घर में कभी ना कभी हमने प्याज छीला होगा। प्याज को काटने में और छीलने में अंतर है। जब आप उसे छीलते हैं ना, परत दर परत प्याज को छीलते हैं, तो आप देखते हैं एक परत के नीचे प्याज की दूसरी परत छुपी हुई होती है, दूसरी परत के नीचे तीसरी परत छुपी हुई होती है। तो हो सकता है कि जो सवाल वो व्यक्ति कर रहा हो उसके नीचे या उसके पीछे एक और सवाल दबा के बैठा हो, तो उसको भी बाहर लाना बहुत जरूरी है, राइट। अनअर्थिंग द ऑब्जेक्शन, अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। बेसिकली मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, किसी व्यक्ति ने कहा जी आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपने उसकी बात सुनी, आपने क्वेश्चन किया कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, तो आपके कहने का मतलब ये है, राइट, यही आप जानना चाहते हो ना। अब हम उससे एक और सवाल करेंगे कि सर आई होप यही आपका मेन सवाल है, इसके अलावा कोई और डाउट तो नहीं है ना। मतलब अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं तो आई होप उसके बाद कोई और रीजन तो नहीं रहेगा ना आपके वेस्टीज को ना कर पाने का या प्रोडक्ट ना ले पाने का। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दो, राइट। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्याज की परत उतार रहा हूं, देख रहा हूं कि जो ये पूछ रहा है इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। अब यहाँ पर वो दो चीजें बोलेगा, या तो वो कहेगा कि नहीं मेरा यही सवाल है, मेरा यही एक डाउट है, तो बस क्लियर हो गया कि इसी एक सवाल पे बात करनी है। या फिर हो सकता है वो बोलेगा कि ये तो है बट एक और है, एक डाउट और है मेरा, अच्छा वो क्या है वो भी बता दो। तो वहां पर आपने वो डाउट भी लिख दिया, फिर आपने दोबारा कंफर्म करा कि आई होप यही आपके मेजर दो डाउट है। छोटे मोटे हो सकते हैं बट मेजर ये दो ही हैं, राइट। तो इनको क्लियर करने के ऊपर काम करते हैं सर, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो रियल ऑब्जेक्शन है उसे आप बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं कि आपने एक सवाल का जवाब दिया, फिर वो दूसरा करेगा, दूसरे के बाद फिर वो तीसरा करेगा, वो टेबल टेनिस चलता रहेगा, वो जंग कभी खत्म नहीं होगी, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पील द अनियन एंड फाइंड आउट कि यही है ना और तो कुछ नहीं है, राइट। पील द अनियन। देन कम्स द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड ये एक टेक्निक है जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जाती रही है, और इस टेक्निक के अनुसार हम सामने वाले के सवाल का जवाब देते हैं। रिस्पॉन्डिंग नाउ, अब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अब आप सवाल का जवाब दे रहे हो, और ये तीन पार्ट्स में होता है। इसमें तीन पार्ट्स में पहला होता है फील, दूसरा होता है फेल्ट, और तीसरा होता है फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, राइट। फील का मतलब आई नो हाउ यू फील,
मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो या आप क्या फील कर रहे हो, और आई फेल्ट द सेम वे। आप अपना उदाहरण दे सकते हो या किसी और का उदाहरण भी दे सकते हो कि आपकी तरह बहुत सारे लोग पहले ऐसा ही सोचते थे, बट देन व्हाट दे फाउंड वाज डिफरेंट। लेकिन बाद में जब उन्होंने चीजों को देखा और समझा तो चीजें बिल्कुल अलग थी, और उन्होंने वेस्टीज को क्यों किया वो कारण मैं आपको बताता हूँ। राइट, सो बहुत सिंपल टेक्निक है, फील फेल्ट फाउंड। और अभी मैं आपको कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस यहाँ पे हैंडल करके दिखाऊंगा। अभी मुझे पता है एक पांचवा स्टेप मिसिंग है, वो आखिरी स्टेप मैंने कवर करा ही नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो हमारे आने वाले मॉड्यूल्स में है। राइट, सो यहाँ पे आई रियली वांट टू शो यू नाउ कि नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 16 ऑब्जेक्शंस को लिस्ट डाउन किया है, पिन डाउन किया है, जो नॉर्मली लोगों के सामने आती हैं और जनरली आप में से बहुत लोगों के सामने आती होंगी। आपको आई होप ये 16 ऑब्जेक्शंस नजर आ रही हैं स्क्रीन पे। अनूप सर, कैन यू सी दी 16 ऑब्जेक्शंस? यस यस। ओके, ग्रेट। तो पहली ऑब्जेक्शन है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास पैसा समय नहीं है। देन आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये तो वही पुराना चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का काम है। मुझे अपनी वाइफ से पूछ के बताना पड़ेगा आप कितना कमा रहे हो। मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से हुई नहीं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैंने पहले करके देखा था, मैंने करके छोड़ दिया, मेरे जानकार ने करके छोड़ दिया। सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, जो बाद में आते हैं वो नहीं कमाते। मेरे पास तो ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी है, मैं क्यों करूं? मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं क्यों करूं? ये बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं हेल्दी हूं, मैं इन प्रोडक्ट्स को क्यों खाऊं? क्या गारंटी है कि कंपनी स्टेबल रहेगी, मतलब कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्या गारंटी है कि मैं इस कंपनी में सफल हो पाऊंगा? और सबसे आखिरी जो ऑब्जेक्शन आती है कि आपके प्रोडक्ट अगर मुझे लेस रेट पर अवेलेबल है ऑनलाइन कहीं और, तो मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूं? तो मैंने, हालांकि इसके अलावा और आपकी कई ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, बट आई हैव मेजरली लिस्टेड डाउन, पिन डाउन these 16 objections, right? now यहाँ पर अब मैं आपको एक एक करके आज और कल में, क्योंकि आज और कल 2 दिन हमारी इन्हीं ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात होने वाली है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम किसी एक ऑब्जेक्शन को उठाएं। सबसे पहले पहली ऑब्जेक्शन को उठा लेते हैं, लेट्स गो सीक्वेंस वाइज, राइट? तो कौन मेरी हेल्प करना चाहेगा? बिकॉज लेट्स मेक इट अ कॉन्वर्सेशन रादर देन मेकिंग इट वन साइड स्टेटमेंट। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेट करना चाहेंगे। अविनाशी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कैमरा ऑन करना पड़ेगा अविनाश जी, देखिए इसके लिए आपको। गुड मॉर्निंग अविनाश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन? यस सर, यस डेफिनेटली। ठीक है, सो एक रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले में क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपको प्लान देने आया हूं, अब मैं आपके साथ बैठकर काफी देर से प्लान पे बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? अब अचानक आपके दिमाग में एक डाउट आता है, और वो डाउट है पहले वाला, जो पहला आई थिंक लिखा हुआ दिख रहा होगा। यस सर। तो अब ये सवाल आप मुझसे करोगे, मतलब ये ऑब्जेक्शन उठाओगे। ओके सर। तो यू जस्ट हैव टू रेज दिस ऑब्जेक्शन, ठीक है? राइट। तो अविनाश जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लान, और चलिए शुरुआत करते हैं वेस्टीज की और एक बेहतरीन करियर की। तो क्या कहना है आपका? सर, आपका प्लान तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे और बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन सर एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरे खुद के बिजनेस एक्टिविटी में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास ये एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, समय बिल्कुल समय नहीं रहता है। तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर की, उसमें जैसा मैं सही समझ रहा हूँ तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटा तो मुझे दिन का निकालना पड़ेगा ही, और वो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी काम लग रही है। सो ओके, आई होप इट इज नॉट suited to me, है ना, राइट नाउ। ओके, ओके। सो अविनाश जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ पाया हूँ, प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। क्या आप ये बोल रहे हैं कि मैं वेस्टीज को करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूं? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा हूं
तो वेस्टीज को करने के लिए 2 से 3 घंटे या जो भी टाइम निकालना है वो क्यों निकालूं? इन दोनों में से एक्चुअली में आपका क्वेश्चन क्या है? दिस इज आई रियली वांट टू नो। सर ये जैसा आपने पहले क्वेश्चन पूछा वही सही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सब काम में बिजी हूँ, है ना। तो उसके बावजूद मेरे पास 2-3 घंटा निकलना ही आज का डेट में बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। राइट, ओके। सो अगर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया सर, आपके कहने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हैं और आप इस चीज को करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपका खुद का भी एक बिजनेस है। इज दैट करेक्ट? यस सर, राइट, करेक्ट। राइट, ओके। तो अविनाश जी, मतलब मेजरली अगर हम देखें, क्योंकि काफी चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यही आपका एक मेजर इशू यही है कि आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बाकी प्लान, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी वो तो आपको सब अच्छा लगा, राइट? यस यस यस। ओके। अविनाश जी, देखिए मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आई कैन रियली अंडरस्टैंड आप जो बात बोल रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और व्यक्ति भी होता तो शायद नॉर्मली यही बोलता। और बहुत सारे लोग हैं आज हमारे टीम में जुड़े हुए, हमारे नेटवर्क में, जिनका शुरुआत में यही कहना था कि यार मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूं और मैं तो इस बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन पाऊंगा। इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि मेरी लाइफ भी बहुत बिजी थी जब तक मैंने वेस्टीज नहीं किया था, और आई डिडंट हैव अ थॉट कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा या करना चाहूंगा। लेकिन सर मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बिजी होते हुए भी और अपने डेली शेड्यूल को रन करते हुए भी बहुत सारे लोग आज फिर भी वेस्टीज के लिए टाइम एक तो निकाल रहे हैं और निकालना चाह रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं या किसी भी जॉब की बात करूं, नॉर्मली किसी भी बिजनेस में या जॉब में हम देखते हैं कि इंसान को पैसा तभी तक आता है जब तक वो व्यक्ति काम करता है, राइट? जब तक आप एफर्ट लगा रहे हैं, जब तक आपके अंदर काम करने की क्षमता है, तभी तक हमें उस काम से इनकम आती है। और इस कोरोना ने, लॉकडाउन ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखा दिया कि लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं है। और आई थिंक आज आप भी इस बात को मानेंगे, अग्री करेंगे मेरी बात से, कि आपका जो भी काम है, भगवान करे उसमें आपको 10 गुना 50 गुना और ग्रोथ मिले। लेकिन एक चीज लाइफ में होनी बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। लाइफ में एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से हमारे पास सिक्योरिटी आए, हमारे पास एक एडिशनल इनकम हमारे पास आती रहे। और खर्चे बढ़ रहे हैं लगातार, हर इंसान की जरूरतें बढ़ रही है। और आने वाले समय में, जैसे कि आपने भी मुझे बताया कि आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे, तो यहाँ मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिनका नाम है गुरुशरण सिंह। हमारे एक बहुत अच्छे जाने माने लीडर है वेस्टीज में, और शायद मैंने आपको अभी कार बुक में उनकी फोटो भी दिखाई थी। तो ये वो व्यक्ति है जिनका अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस था वेस्टीज से पहले, और फैमिली का बिजनेस था, जिसमें घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, सारा काम, सारा दारोमदार इनके ऊपर था। और उस बिजनेस के अंदर, क्योंकि फैमिली रन बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट थी, तो एक चीज इनके साथ हुई कि जितना ज्यादा ये बिजनेस को आगे बढ़ाते गए, ये उतने ज्यादा बिजी होते गए, राइट? बिजनेस तो बढ़ता गया, लेकिन फैमिली के लिए टाइम निकालना शायद वो इनके लिए बहुत मुश्किल होता गया। और धीरे धीरे इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बिजनेस को और अगर बढ़ाना चाहता हूं तो मैं और टाइम कहाँ से लाऊं। और पूरी फैमिली का बिजनेस था, सब मिलके कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी थी, और बिजनेस के अंदर कुछ उन्हें कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ रहे थे। तो जिस समय ये अपने बिजनेस के पीक पे थे ना, उस टाइम पर इन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। और आज अगर हम बात करें गुरुशरण सिंह जी की, जो पर मंथ की इनकम है वेस्टीज से, लगभग 14 से 15 लाख रुपए, राइट? और आज अगर हम उनसे पूछें कि सर आप कितने बिजी हो, तो शायद उनका शेड्यूल उनके हाथ में है। वो कहते हैं सर मेरा जब काम करने का मन करता है मैं करता हूँ, जब काम करने का मन नहीं करता मैं नहीं करता। इनके लिए हर दिन संडे हो सकता है, हर दिन छुट्टी हो सकती है। तो देखिए मेरा ये कहना है, और आई डोंट नो आप इस बात से कितना अग्री करेंगे, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, हम उतने ज्यादा बिजी होते जाते हैं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप जितने ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे, आप उतने ज्यादा फ्री होते जाएंगे। और आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने
पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, और उसके साथ में वेस्टीज के बिजनेस को इस लेवल पे बिल्ड कर चुके हैं कि वो इनकम आज वेस्टीज से उन्हें आ रही है जो शायद अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कभी नहीं आई थी। राइट। सो अगर टाइम एक इशू है तो मेरा ये मानना है कि सर वेस्टीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो आपको टाइम फ्रीडम देने का काम करेगा। एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम चाहेंगे। सो बस मैं यही जानना चाहूंगा फिलहाल, एंड आई होप कि देखिए टाइम कैसे निकालना है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम है, सब हो जाता है सर। अगर लाइफ में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो हर चीज के लिए टाइम निकाल लिया जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू इट विल बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। यू कैन चूज योर ओन टाइम। और वेस्टीज में काम काम नहीं लगता, वेस्टीज में काम एंजॉयमेंट लगता है। एंड आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दैट कि मैं ऑलरेडी अपनी जॉब करते हुए वेस्टीज कर रहा हूँ आज की डेट में, तो किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, और ना ही कभी होगी कोई चीज डिस्टर्ब। सो बस यही जानना चाहूंगा सर। मुझे बताइए फिर फॉर्म आपके नाम पे साइन होगा कि भाभी जी के नाम पे? सर बहुत ही बढ़िया, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि एकदम सुपर। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं होता अविनाश जी, एक सेकंड रुको। लेकिन पता है, जहां लाइफ में लेकिन आ जाता है ना, वहां ना उससे पहले की कही गई बात खत्म हो जाती है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आज मान लीजिए मैं अपनी वाइफ से कहूं कि डार्लिंग मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं लेकिन, तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा, राइट? तो लेकिन कुछ नहीं होता। अगर आपका कोई और सवाल है इसके अलावा, क्योंकि आई होप मैं आपके इस सवाल का जवाब तो दे चुका हूँ, राइट? और टाइम आप निकाल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि जब इतने लोग ऑलरेडी इतने बिजी होते हुए टाइम निकाल पा रहे हैं, तो आप भी निकाल पाओगे। कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा, कोई और जो चीज है जो आपको रोक रही है, वो मुझे बताइए, राइट? So I'll stop you here, Avinashi. I know now, because if I take your another question, you will get into another objection, right? So basically, guys, यहाँ पर मैं एक चीज सबके लिए बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और सामने वाला छू मंतर, सामने वाला बिल्कुल फ्लैट। नो, इट्स लाइक इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, जहां पे आपको बातें वही है जो आप कर रहे हो, और नॉर्मली ये बातें हम लोगों के सामने रखते भी हैं, लेकिन उन बातों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी व्यक्ति के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। सो दैट इज द टेक्निक व्हिच आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, राइट? सो अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया मेरे साथ। एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड? यस, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज गो अहेड। नहीं, एक्चुअली मैं उसको ही आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन पे आपने वो कन्वर्ट कर दिया। राइट, लेकिन कुछ नहीं होता। आपने बोला ना बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए सर निकालते हैं ना टाइम। अरे हो जाएगा, मुझे पता है आप निकाल लोगे। अब यहाँ थोड़ा मैं डिक्टेट, अगर आप अभी भी हिचकिचाओगे ना, आई विल कम विद द डिक्टेट अप्रोच देन। अरे सर अभी भी जब मैं कह रहा हूँ इतने लोग कर रहे हैं, आप आओ तो सही, शुरू करो तो सही, टाइम वाइम सब निकल जाएगा सर। जब पैसा आना शुरू होगा ना, टाइम अपने आप निकल जाएगा। चलो साइन करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक रेपो का इस्तेमाल करूंगा अपनी, आई विल यूज दैट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई विल डू normally. Okay, thank you Avinash ji, thank you very much. Okay, so guys, this is how you handle the first objection, right? Second objection है I don't have money. तो मुझे देखिए ऐसा लगता है कि अगर मैं एक एक ऑब्जेक्शन को, अनूप जी, अगर मैं एक एक ऑब्जेक्शन को एक एक व्यक्ति के साथ करना शुरू करूंगा तो शायद ये 16 दिन ना लग जाए, कहीं मतलब 8 दिन तो कम से कम लग जाएंगे। तो बेटर यही है कि मैं एक एक करके जो मेन पॉइंट्स है हर ऑब्जेक्शन के, वो यहाँ लोगों के सामने रखता हूं। तो दूसरी ऑब्जेक्शन आती है गाइस, आई डोंट हैव मनी। जब लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप लोगों को एक ही बात बोलो कि सर मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, और आई होप यही आपका मेन डाउट है ना कि आपके पास पैसे की कमी है, या आपको लगता है कि आप बिजनेस के लिए पैसा नहीं निकाल पाएंगे। एंड आई होप यही डाउट है, इसके अलावा कोई और डाउट तो नहीं है ना? तो देखिए मैं वही प्रोसेस फ्लो कर रहा हूँ पूरा जो भी मैंने बताया आपको। तो सर सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पहले मुझे भी लगता था कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात मुझे ये पता चली कि ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, यहाँ पे आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इस बिजनेस के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये एक रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है।
नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए फिर भी शुरू में आपको कुछ पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लोगों से मिलने जाना चाहते हो या कुछ लोगों से आप मीटिंग करना चाहते हो, तो वो पैसा, वो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? तो मैं आपको बता दूं, आज वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम पे हैं, और शुरुआती दौर में जब उनमें से बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया था तो उनका भी यही बोलना था कि यार पैसा नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत ही हमारे जाने माने लीडर जिनका नाम है विजय कुमार मिश्रा। आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। ये वो व्यक्ति हैं जो वेस्टीज में पहले व्यक्ति थे जिनका 1 लाख रुपए का चेक आया था। तो जब ये इस बिजनेस में आए थे विजय कुमार मिश्रा जी, तब इनके पास 100 रुपए भी नहीं होते थे, राइट? क्योंकि इनका अपना जो केमिकल्स का बिजनेस था उसमें इनको बहुत नुकसान हुआ था, काफी इनको घाटा उठाना पड़ा था। तो ये रहते थे कानपुर में, इनकी टीम थी लखनऊ में। तो कानपुर से लखनऊ जाकर मीटिंग करके आने में 100 रुपए खर्च होते थे। तो उस टाइम पर इनकी जब टीम फोन करती थी, कहती थी सर आप कब आओगे मीटिंग करने, तो ये बहाना बना देते थे। ये बोलते थे यार अभी ना टाइम नहीं है, अभी बाद में आऊंगा, अभी यहाँ मीटिंग्स बहुत है कानपुर में। और मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ जब वेस्टीज में सिर्फ 2 हेल्थ केयर प्रोडक्ट हुआ करते थे। एक था स्पाइरुलिना, दूसरा था ग्लूकोसामाइन, और 4-5 पर्सनल केयर थे। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 8 या 9 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे उस टाइम वेस्टीज में। तो पैसे की दिक्कत होती थी, इन्हें समझ में नहीं आता था कि यार कैसे करें, पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे बिल्ड करें, क्योंकि घर चलाएं कि बिजनेस चलाएं, टीम कैसे बिल्ड करें। तो उस टाइम पर इनके दिमाग में एक चीज आती थी कि यार क्यों ना मैं प्रोडक्ट रिटेल करूं। तो जब भी लखनऊ वाली टीम का फोन आता था, ये अपनी टीम को कहते थे यार थोड़ी देर का टाइम दो, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ या शाम तक कंफर्म करता हूँ। तो ये अपने 2 प्रोडक्ट की बॉटल उठाते थे, 1-2 लोगों से, क्योंकि डेली प्लान ये देते थे, 1-2 लोगों से मिलते थे, और जैसे ही इनकी 2 बॉटल्स रिटेल होती थी तो वहां पर इनको रिटेल प्रॉफिट आता था। और वो रिटेल प्रॉफिट इतना होता था कि ये अपनी लखनऊ वाली टीम से जाकर मिलकर मीटिंग करके वापस आ सकते थे। तो फिर ये अपने डाउनलाइन को फोन करते थे और एक ही बात बोलते थे कि यार तुम्हारे लिए ना मैंने कानपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, मैं सीधा लखनऊ आ रहा हूँ। तो आप एक चीज समझिए कि अगर इस बिजनेस में आपके पास शुरू में पैसा नहीं है तो पैसा कमाने का ऑप्शन आपके पास फ्रॉम द डे 1 इस बिजनेस में आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेल प्रॉफिट, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस के अंदर। और नंबर 3, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हैं जो आपको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप अपने डाउनलाइन से ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन भी मीटिंग करके अपॉर्चुनिटी समझा सकते हो, राइट? तो डजंट मैटर। देखिए ना, एक व्यक्ति है एमडी मोइन खान, जिनसे मैं कल आपको मिलाऊंगा, क्योंकि कल एक सेशन है हमारा 8 बजे शाम को। आई थिंक वो लिंक आप लोगों के पास आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनका पहले महीने में शुरू में वेस्टीज का 19 रुपए का वाउचर था, 19 रुपए का पे आउट। फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी और आज महीने का लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। और बीएमडब्ल्यू ऑडी, बीएमडब्ल्यू आज इनके पास, ही हैज गॉट बीएमडब्ल्यू। सो जहां चाहा है वहां रहा है। एंड आई होप कि अगर पैसा नहीं है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती, जहां पे आप जितना चाहे उतना कमा सकते हो। तो सर आपके नाम की स्पेलिंग बता सकते हैं? आपका फॉर्म किस नाम से साइन होगा? खत्म, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, राइट? नाउ थर्ड ऑब्जेक्शन क्या आती है कि ये तो वही चेन बनाने वाला काम है, ये तो वही लोगों को जोड़ने वाला काम है, राइट? तो जब कोई ये ऑब्जेक्शन उठाता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ संक्षेप में बता रहा हूँ कुछ चीजें। सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को बोलो कि सर आप मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग चेन बनाने वाला काम क्या होता है, एंड हो सकता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिल जाए आपसे। व्हाट डू यू थिंक, ये चेन बनाने वाला काम क्या होता है? तो हो सकता है वो अपना जो गागर है उसे खाली करे। आप देखेंगे कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा उसमें से। क्यों? क्योंकि जिसके अनुसार ये चेन बनाने वाला काम है उसे कुछ नहीं पता। वो कहेगा अरे ये तो वही है, एक बंदा दूसरे को जोड़े, दूसरा तीसरे को जोड़े, ओके ठीक है, फाइन। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बड़ा अच्छा लगा जान के। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सर, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील हुआ कि आप और मैं, हम लोग भी इस दुनिया में ना चेन के माध्यम से ही आए हैं।
मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चेन के माध्यम से नहीं आया। मेरे माताजी पिताजी की शादी हुई तो मैं आया, और मेरी वाइफ की शादी हुई तो 2 मेरे बच्चे आए। मतलब माँ बाप, मैं, फिर मेरे 2 बच्चे, तीतर के 2 ऊपर तीतर, तीतर के 2 नीचे तीतर, नेटवर्क बन गया। तो आप अगर देखें तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। आज अगर हम बात करें चेन क्या है, तो चेन मतलब नेटवर्क। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो नेटवर्क नहीं बनाती। एक सिम बेचने वाली कंपनी भी नेटवर्क बना रही है। जियो का सिम आपको हर जगह मिल जाएगा। आपके बैंक ने आपको एटीएम कार्ड इशू किया है, तो एटीएम कार्ड इसलिए दिया है कि उनका इतना स्ट्रांग नेटवर्क है कि इंडिया के किसी भी शहर में जाके आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। नेटवर्क का जो मॉडल है वो अलग हो सकता है। कोई रिटेल मॉडल इस्तेमाल करता है, कोई फ्रेंचाइजी मॉडल इस्तेमाल करता है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग इस्तेमाल करता है। आप परचून की दुकान से जो सामान खरीद रहे हैं वो भी एक नेटवर्क के माध्यम से ही प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है। आप देखिए ना कितने लोग बीच में होते हैं। सीएनएफ एजेंट होता है मैन्युफैक्चरर के बाद, फिर आपका बल्क होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है। तो जो मार्जिन होता है वो बीच के सब लोगों में बढ़ जाता है। अगर सब नेटवर्क बना रहे हैं, हम भी नेटवर्क बना रहे हैं, तो बाकियों में और हम में सिर्फ एक अंतर है कि बाकी जगहों पर कंज्यूमर आखिरी मुहाने पे खड़ा है और डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर पहले पायदान पे खड़ा है। और अगर हम बात करते हैं ये बिजनेस जोड़ने का है, तो मैं आपको बता दूं ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस एक्चुअली में मोड़ने का है। कि आप एक व्यक्ति को मोड़ देते हैं कि आप जो सामान अभी तक कहीं और से ले रहे थे, वहां से वो सामान ना लेकर अगर आप वेस्टीज से लेते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो अभी तक आपको कहीं और से नहीं मिल रहे थे। और आप ही की तरह मेरे टीम में ऐसे कई लोग हैं जिनको पहले लगता था कि ये चेन बनाने वाला काम है, नेटवर्क बनाने वाला काम है, ये हमारे मतलब का काम नहीं है। सर देखिए आज कितने लोग वेस्टीज में हैं। हमारे टीम में एक व्यक्ति है जो पेशे से एक टीचर हैं और आज वेस्टीज कर रहे हैं। हमारी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं एंड दे आर डूइंग वेस्टीज, राइट। यहाँ पर आप उसको ये भी बताओ कि हर क्लास, हर वर्ग, हर श्रेणी का व्यक्ति आज वेस्टीज में है। कितनी हाउसवाइफ्स आज वेस्टीज में है, कितने स्टूडेंट्स आज वेस्टीज में है। और डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल अगर हो सके तो इस व्यक्ति को बताओ कि एज पर केपीएमजी या एज पर फिकी 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 64,500 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी। सो टॉक टू देम अबाउट इट, जस्ट एजुकेट देम, राइट। नाउ चौथी ऑब्जेक्शन जो आती है आमतौर पर वो क्या होती है कि आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस। कई बार लोग कहते हैं जी मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा या अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी ना। जब भी इस तरीके की ऑब्जेक्शन आती है तो आप एक चीज समझिए, इसका मतलब सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने कल भी एक बात बोली थी कि ट्राई एंड इन्वॉल्व द डिसीजन मेकर। लेकिन कई बार प्लान देते देते सामने वाला अचानक बोल बैठता है कि मैं पूछ के बता दूंगा। मान लीजिए वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। तो उनको बोलो अच्छा आप मैडम से सलाह करना चाहते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था ना, तो मैंने भी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया था। और आई थिंक इंसान को जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन अपनी फैमिली को साथ में लेकर करने चाहिए। तो सर आप मुझे बता सकते हैं मैं आपसे और मैडम से एक साथ कब मिल सकता हूँ, और ट्राई एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट। अब वो कहेगा आपको क्यों मिलना है हमसे एक साथ, तो उनको बोलो कि सर ताकि मैं आप दोनों को इकट्ठा ये अपॉर्चुनिटी समझा सकूं। अब यहां पर सामने वाला क्या बोलेगा, यहाँ पर सामने वाला कहेगा नहीं आप मत बताओ, मैं खुद ही बता दूंगा, मैं आपको ना पूछ के बता दूंगा, राइट। तो उसको एक चीज बोलो कि देखिए वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है कि आप पूछ के बताना चाहते हैं, आप खुद बात कर लेंगे। लेकिन मेरा ये पक्का यकीन है कि जब आप बताएंगे मैम को ना, तो हो सकता है आप उनके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर ना कर पाए, क्योंकि आप अभी खुद नए हो, अभी बहुत चीजें आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं वहां मौजूद रहूंगा और आप दोनों को एक साथ समझाऊंगा, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप दोनों मिलकर अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों चुननी चाहिए। डिसीजन विल बी योर्स, राइट। नाउ अगले 24 घंटे के अंदर उस डिसीजन मेकर के साथ और इस व्यक्ति के साथ एक मीटिंग फिक्स करो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। और जिस समय आप उन दोनों को प्लान दे रहे हैं इकट्ठे, जब हस्बैंड वाइफ सामने बैठे हो, तब उस समय आप उनको कुछ ऐसे कपल्स का उदाहरण दो
जहां पर कुछ कपल्स मिलके वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सफल हैं, कामयाब हैं। या कुछ फैमिलीज का उदाहरण दे सकते हो जहां पर बाप बेटा मिलके वेस्टीज कर रहे हैं, या जहां पर पूरी की पूरी फैमिली मिलके वेस्टीज कर रही है। तो यहाँ पे जब वो अपने जैसे लोगों को एज अ फैमिली वेस्टीज करते हुए देखेंगे, उनके उदाहरण, उनकी कहानियां जब आप शेयर करोगे, तो वो चीज ऑब्वियसली इनके अंदर भी विश्वास पैदा करने का काम करेगी, राइट। अगली ऑब्जेक्शन, जो पांचवी ऑब्जेक्शन आती है, विच इज हाउ मच यू आर मेकिंग, आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो जब भी ये सवाल आता है कि आपने कितना कमाया, तो सामने वाले से एक ही बात बोलो कि सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे इस सवाल किया कि मैं कितना कमा रहा हूं। सर मैं नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, मैं कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। क्योंकि जो सवाल आज आप मुझसे कर रहे हो, ये सवाल देखिए, ये मेरे अपलाइन है, ये देखिए वॉइस मैगजीन में उनकी फोटो है। ये मेरे अपलाइन से भी किया गया था, और मेरे अपलाइन के अपलाइन से भी लोगों ने यही सवाल किया था कि आप कितना कमा रहे हो। क्योंकि जब इन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तब इनका पे आउट भी इतना बड़ा नहीं था। आज वेस्टीज में आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका पे आउट शुरू में 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए इतना था, लेकिन आज वो लाखों रुपए महीने की इनकम पे है। तो मुझे भी अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इस बिजनेस में आए हुए, और मैंने भी अभी अपनी जर्नी की शुरुआत करी है, तो ऑब्वियसली मैं करना चाहता हूं तभी वेस्टीज कर रहा हूं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा सर, कि मेरी इनकम कितनी है उससे आपकी इनकम डिसाइड नहीं होने वाली। एज एन अपलाइन मैं कितना कमा रहा हूं उससे मेरे डाउनलाइन की इनकम कभी डिसाइड नहीं होगी, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले लोग जो मेरी टीम में जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एज एन अपलाइन मेरी इनकम भी बढ़ेगी। तो जब आप कमाओगे, जब मेरी टीम में जुड़े हुए लोग कमाएंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी इनकम भी बढ़ेगी, मेरा चेक भी बढ़ेगा। तो आइए साथ में मिलकर कमाते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दिस इज हाउ यू नॉर्मली हैंडल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन। अब हम आते हैं छठी ऑब्जेक्शन पे कि आप कितना कमा रहे हैं। सॉरी, मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम सेल्स। तो उस व्यक्ति को एक ही बात बोलो कि सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप में और वेस्टीज में ज्यादातर लोगों में एक ही चीज कॉमन है कि ज्यादातर लोग वेस्टीज में जो आज सफल है वो सेल्स बैकग्राउंड से है ही नहीं। वेस्टीज के अंदर 95% से ज्यादा लोग जो सफल हैं, जो कामयाब हैं, उनमें से कोई भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है। आज कितने ऐसे स्टूडेंट्स को आप देखते हैं जो सीधा अपने कॉलेज से निकल के वेस्टीज में आए, चाहे वो तरुण कनौजिया हो, चाहे वो DK धीमान हो, चाहे वो शिवम गोस्वामी जी हो, और जितने भी हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कभी सेल्स नहीं करी, और वो डायरेक्टली वेस्टीज में आए और आज वो लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। आप कितने ऐसे टीचर्स को देखते हैं, लॉयर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजीनियर्स को देखते हैं, जो आज वेस्टीज में बहुत अच्छे लीडर हैं। और आप कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स को देखते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई सेलिंग जॉब नहीं करी, एंड दे आर वेरी केपेबल एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन वेस्टीज। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस सामान बेचने का है ही नहीं। इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, इट्स अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो चीजें प्रोडक्ट के बारे में आपको पसंद आती हैं, या प्रोडक्ट यूज करने के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो बेनिफिट्स जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उससे आपको भी एक इनकम आनी शुरू हो जाती है, और आपके लिए एक इनकम का जरिया बिल्ड हो जाता है। हालांकि अगर आपको लगता है आपको शेयरिंग करना भी नहीं आता, तो सर कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंपनी के ट्रेनर्स है, मैं हूं, मेरे अपलाइन है, हर कोई हर स्टेप पर आपको ये बताएगा कि आपको इस बिजनेस को करना कैसे है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है। बहुत सारे लोग जो शुरू में शायद लोगों से बात नहीं करना जानते थे, या जिनको लगता था वो नहीं कर पाएंगे, एंड नाउ दे आर सो सक्सेसफुल इन वेस्टीज। तो आप देख रहे हैं, एक चीज मैं कर रहा हूं बार बार, मैं हर ऑब्जेक्शन में किसी ना किसी का या कुछ लोगों का उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गिव एग्जांपल्स, आई एम ट्राइंग टू यूज स्टोरीज। मैं कहानियां यूज कर रहा हूं, मैं टूल्स दिखा रहा हूं, वॉइस मैगजीन दिखा रहा हूं, कार बुक दिखा रहा हूं, मैं किसी सफल व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसको शुरू में ऐसा ही लगता था। तो ये जो चीजें हैं, ये एक्चुअली में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का काम करती है, ये विश्वास पैदा करने का काम करती है, राइट। अब यहां पर आती है सातवीं ऑब्जेक्शन, आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं लोगों को नहीं जानता ना। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं। तो उनको एक ही बात बोलो, उनको बोलो सर आप लोगों को नहीं जानते,
कोई चिंता वाली बात नहीं। आप लोगों को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप वेस्टीज में आ जाओ और सिस्टम के साथ काम करना शुरू कर दो, तो यकीन मानो कल को इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे लोग आपको नहीं जानते, राइट? क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर देखिए, जब हम बात करते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं, तो दुनिया में सिर्फ 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरे वो जिनको आप थोड़ा कम जानते हो, और तीसरे वो जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। ये 3 तरीके के लोग तो हैं दुनिया में, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि इन तीनों को हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीजें चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हेल्दी एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी वेल्दी। जिनको आप नहीं जानते उनसे जान पहचान बनाई जा सकती है, जिनको थोड़ा कम जानते हो उनसे जान पहचान बढ़ाई जा सकती है, और जिनको बहुत अच्छे से जानते हो उनको डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। और आप लोगों को नहीं जानते, डजंट मैटर, ज्वाइन द सिस्टम। सिस्टम के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी लोगों तक कैसे पहुंचानी है वो आप स्टेप बाय स्टेप जानोगे। और मैं आपको ऐसे कई लोगों के उदाहरण दे सकता हूं जो शुरू में यही मानते थे कि उन्हें कौन जानता है या वो किसको जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ऐसे 2 उदाहरण देता हूं। हमारे दिल्ली में 2 उदाहरण है, एक है जीसी दास जी, जीसी दास, और दूसरे संत कुमार पांडे। जीसी दास जी जब दिल्ली में आए थे फ्रॉम हिज विलेज, तब वो पूरी दिल्ली में किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ एक व्यक्ति को जानते थे। और सेम इज विद संत कुमार पांडे, वो किसी को नहीं जानते थे, एक व्यक्ति को जानते थे, लेकिन आज उनका हजारों लोगों का नेटवर्क है और लाखों रुपए की इनकम है। तो अगर आपको लगता है आप लोगों को नहीं जानते, तो सर अपने सोशल सर्कल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और एक्चुअली में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसको सब जाने, तो बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। करना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द 7 ऑब्जेक्शंस जो अभी मैंने आपके लिए हैंडल करी, और आई थिंक बेसिक चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई। और इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ये जो स्टेप्स आपको बताए थे, पहले सुनो, फिर क्वेश्चन करो, रिफ्रेस करो, पील द अनियन करो, फील फेल्ट फाउंड, ये स्टेप्स आपको हर ऑब्जेक्शन में हैंडल करने, इनको यूज करना है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप प्लान देने जा रहे हो, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, आपका काम किसी को कन्विंस करने का नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, या हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो रिमेंबर, आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, आपका काम लोगों को एजुकेट करना। आपका काम है लोगों को एजुकेट करना, ताकि वो अपने आप से एक सही डिसीजन ले पाए कि उन्हें वेस्टीज क्यों करना है, व्हाई डू दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्टीज। तो आज हमने 7 ऑब्जेक्शंस पे बात करी है, मैं इससे आगे अभी नहीं करूंगा, आई विल डू द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टुमारो, क्योंकि 16 ऑब्जेक्शंस हैं और सारी ऑब्जेक्शंस एक बारी में नहीं की जा सकती। एंड आई होप कुछ हद तक आपको इन ऑब्जेक्शंस के जवाब मिले होंगे। सो अनूप सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन टुडेज सेशन? थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इस बार भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मतलब हर चीज का एक प्रोसेस है, ये बात तो है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं एंड समझते हैं कि बस आईडी लगा दी है और कुछ भी तरीके से कैसे भी बात करेंगे तो काम बन जाएगा, वैसा तो नहीं है। लेकिन अगर जो प्रोसेस हमें बताई जा रही है और इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे और एफिशिएंट रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है, पब्लिक डीलिंग है, हम लोगों की साइकोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, लोगों की थॉट प्रोसेस से डील कर रहे होते हैं। एंड ये जो प्रैक्टिस है, जैसे हम लोग आप सुबह की मीटिंग करते हैं या जो हम पेस मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में रोल प्लेस के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? जैसे एक ऑब्जेक्शन पे सर ने प्रैक्टिस करी, ऐसे आप अपने नेटवर्क में अपनी टीम के साथ में इन ऑब्जेक्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? आप कभी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, सामने वाला कभी प्रॉस्पेक्ट बन गया, समथिंग लाइक दिस। और जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे एंड तो आपको और अच्छी मतलब पकड़ बनेगी। और बिल्कुल इसका कोई शॉर्ट कोई सटीक वो तरीका नहीं है, टाइमिंग देखना है, सिचुएशन देखना है और अपना कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये करते करते ही आएगा, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ सर आज के शानदार सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।